नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं अस्वस्थ चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से ठीक हूँ। इसलिए मैंने आपके लिए एक बेहद रोचक सीरीज की शुरुआत की है, जो आपको अन्य रेगुलर वीडियोज की तरह लग सकती है, लेकिन यह सीरीज अपने आप में बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस पे मैं एक्टर एक्ट्रेसेस की उन कहानियों को शामिल करने का प्रयास करूंगा जिस पर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कम ही चर्चा हुई हो। तो फिर ऐसे दिलचस्प सीरीज की शुरुआत मिथुन दा जैसे लेजेंडरी एक्टर से क्यों न की जाए। पेश है पहली कहानी, जो मिथुन दा के बचपन से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिथुन दा बचपन से ही बेहद प्रतिभावान रहे हैं, जिसमें उनके शुरुआती शिक्षा का बेहद अहम योगदान रहा। यहाँ आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि मिथुन दा की प्रारंभिक शिक्षा ठीक उसी स्कूल से हुई है जिसमें भारत देश के एक महान कवि, संगीतकार, साहित्यकार, क्रांतिकारी और नोबेल पुरस्कार विजयी श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी पढ़ाई की थी। जी हाँ, इस स्कूल का नाम है ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल, जो कि नॉर्थ कोलकाता के अहिरी टोला नामक जगह पर स्थित है। यह संभवतः भारत की पहली प्राइवेट स्कूल थी। इसकी स्थापना साल 1829 में गौर मोहन जी नामक एक महान शिक्षाविद ने की थी, जिन्होंने इसके प्रगति के लिए अपना जान तक न्यौछावर कर दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि वो एक दिन इसी स्कूल के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति करके कोलकाता स्थित सीरमपुर से हुगली नदी के द्वारा घर लौट रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश नाव डूब गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब सुनाते हैं मिथुन दा के जीवन से जुड़ी दूसरी कहानी, जो कि उनके कॉलेज लाइफ से जुड़ी है। ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने कोलकाता स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की है, लेकिन यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि इसी कॉलेज से मिथुन दा के आदर्श महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने भी पढ़ाई की थी। इस कॉलेज से पढ़ाई करने वाले अन्य विभूतियों में स्वामी विवेकानंद, पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, संगीतकार पंकज मलिक, गायक मन्नाडे, फिल्मकार मृणाल सेन जैसे दिग्गज भी शामिल थे। मिथुन दा, जिन्हें आप शानदार एक्टिंग के लिए जानते हैं, इसका शौक उन्हें कॉलेज के दिनों में ही पड़ा। उन दिनों वो कॉलेज के संगीत और अभिनय के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते और उनमें पुरस्कार भी हासिल करते। यहाँ आपको यह जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि वो अपने कॉलेज डेज में छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे और कांग्रेस की राजनीतिक इकाई छात्र परिषद से भी जुड़े रहे। मिथुन को फुटबॉल खेलने का भी बेहद शौक था और वो अपने कॉलेज के स्टार सेंटर फॉरवर्ड थे। उनका सपना था कि वो बंगाल के सबसे नामी क्लब मोहन बगान के लिए खेले। इसका एक कारण यह भी था कि उन दिनों इस क्लब के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों को मैच के हिसाब से पैसे भी मिलते थे। गौरतलब है कि क्वार्टर फाइनल के खिलाड़ियों को 5 रुपए, सेमीफाइनल के खिलाड़ियों को 10 रुपए और फाइनल के खिलाड़ियों को 15 रुपए मिलते थे। अब बढ़ते हैं मिथुन दा से जुड़ी तीसरी कहानी की तरफ, जो उनके भाई की मृत्यु से जुड़ी है। बहुत सारे फिल्मी मैगजीन्स और आजकल के यूट्यूब चैनल से यह बताते हैं कि मिथुन दा कलकत्ता से भागकर बॉम्बे इसलिए आए कि नक्सल मूवमेंट के दौरान करंट लगने के कारण उनके भाई की मृत्यु हो गई थी। लेकिन यह बात पूर्णतः असत्य है, क्योंकि मिथुन दा का कोई भाई ही नहीं था, तो फिर मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं उठता। इन सब के बीच असली सच यह है कि नक्सलवाद से प्रभाव और नक्सली नेता चारू मजूमदार से नजदीकी के चलते मिथुन को स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि इंस्पेक्टर तारापत शाह उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार बैठे थे। इन्हीं सब बातों से तंग आकर मिथुन चक्रवर्ती कलकत्ता से बम्बई चले आए, जहाँ वो कुछ समय अपने काका के पास रहे, जिन्हें वो आदर से काका मोनी बुलाते थे। काका मोनी को जब उनके नक्सलवादी इतिहास के बारे में पता चला तो उन्होंने मिथुन को घर से जाने के लिए कह दिया। मिथुन के एक अन्य चाचा भी मुंबई में रहते थे, जिनका नाम था अनंत, लेकिन उन्होंने मिथुन को अपने घर में घुसने नहीं दिया और बाहर से ही विदा कर दिया। खैर, जब मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1972 में FTII में एडमिशन ले लिया तो अपना नाम बदलकर गौरांग से मिथुन चक्रवर्ती कर लिया, जो कि उनके ज्योतिष के अनुसार राशि भी थी। चौथी कहानी के रूप में मिथुन दा का वो दिन याद आता है जब वो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए अमिताभ बच्चन के यहाँ नौकरी मांगने जा पहुँचे थे। यह तो आप जानते ही होंगे कि साल 1976 में आई अमिताभ बच्चन और रेखा स्टारर फिल्म दो अनजान में मिथुन चक्रवर्ती ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था दुलाल गुहा ने। उन दिनों दुलाल गुहा के बेटे गौतम गुहा से मिथुन चक्रवर्ती की अच्छी दोस्ती थी, अतः उन्हीं की सिफारिश पर मिथुन को फिल्म में कुछ एक सेकंड का एक छोटा सा रोल मिल गया। कुछ ही दिनों बाद मिथुन के दृश्य तो शूट हो गए, लेकिन उन्होंने सेट पर जाना नहीं छोड़ा। उन दिनों को याद करते हुए अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि दो अनजाने के दौरान मिथुन गौतम गुहा के साथ अक्सर सेट पर आते थे और हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाया करते थे। खुशी खुशी वो कभी कभार मेरा बैग भी
उठा लिया करते थे। मेरी भी मिथुन से काफी आत्मीयता हो गई थी, आखिर होती भी क्यों नहीं। मिथुन जया के बैचमेट जो थे। दरअसल FTII में अभिनय सीखने के दौरान जया भादुड़ी और मिथुन चक्रवर्ती एक ही बैच में थे और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग भी थी। खैर, फिल्म दो अनजाने के दौरान मिथुन अन्य फिल्मों में भी काम तलाश करते रहे, लेकिन हर जगह अपने लुक्स को लेकर मार खा जाते। अंत में थक हार कर एक दिन मिथुन जया भादुड़ी से मिले और कहा कि अगर आप सिफारिश कर दें तो मुझे अमिताभ जी के मैनेजर का काम मिल जाएगा। जया मिथुन की इस बात को सुनकर हतप्रभ रह गयी। भला इतना अच्छा एक्टर अभिनय को इतनी जल्दी अलविदा क्यों कहना चाहता है। जया ने मिथुन को समझाते हुए कहा कि भले ही फिल्मकार इस वक्त तुम्हारी कदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यही तुम्हें साइन करने के लिए तुम्हारे घर के आगे लाइन से खड़े रहेंगे। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, तुम्हारा भी वक्त आएगा। उस दिन मिथुन जया भादुड़ी के घर से निराश होके तो अवश्य लौटे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वो अमिताभ के मैनेजर के जगह पर फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में उनके को स्टार के तौर पर काम किया। पांचवी कहानी के रूप में पेश है मिथुन दा और उनकी पहली शादी, जिसके विषय में बेहद कम जानकारियाँ उपलब्ध है। कैरियर के शुरुआत में मिथुन दा का नाम अभिनेत्रियों रंजीता कौर, ममता शंकर और सारिका से अवश्य जोड़ा गया, लेकिन जिसके साथ मिथुन दा शादी के बंधन में बंधे वो थी हेलेना ल्यूक। हेलेना के साथ मिथुन की मुलाकात अभिनेता जावेद खान के जरिए हुई। जावेद खान और हेलेना 5 साल तक रिलेशनशिप में थे और मिथुन और हेलेना की दोस्ती जावेद के जरिए ही हुई। लेकिन जब हेलेना और जावेद के बीच का रिश्ता टूटा तो हेलेना और मिथुन चक्रवर्ती नजदीक आ गए। दोनों ने साल 1979 में शादी भी कर ली। हालांकि मिथुन का परिवार इस शादी से खुश नहीं था, क्योंकि हेलेना विदेशी मूल की महिला थी। उनके पिता तुर्की से संबंध रखते थे और उनकी माँ एंग्लो इंडियन थी। परिवार के विरुद्ध जाकर मिथुन ने शादी तो कर ली, लेकिन ये शादी नहीं चली और जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। अपने तलाक के कारणों पर बात करते हुए हेलेना ने कहा था कि मिथुन चक्रवर्ती इस समय अपना मुकाम बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अक्सर ये बहाना बनाया करते थे कि उनके पास गहने जैसी महंगी चीजों को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में जब हेलेना ने अपने लिए एक दिन सस्ता सा नेकलेस खरीदा तो मिथुन ने पैसे की कमी का हवाला देकर उसे वापस करवा दिया। लेकिन इसके उलट मिथुन की फिल्म के एक क्रू मेंबर ने हेलेना को बताया कि मिथुन सेट पर अक्सर ताश खेलते हैं और रोज करीब 400 से 500 रुपए हार जाते हैं। छठवीं कहानी के रूप में याद आता है कि कैसे एक दिग्गज हॉलीवुड एक्टर मिथुन दा के फैन हो गए थे। हुआ कुछ यूँ था कि जेम्स बॉन्ड की मशहूर हॉलीवुड फिल्म सीरीज में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले एक्टर रोजर मूर भारत में अपनी आगामी बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपसी की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान कुछ भारतीय पत्रकारों ने रोजर मूर से पूछा था कि आपने कोई भारतीय फिल्म देखी है क्या, और अगर हाँ तो उन्हें कौन सा एक्टर का काम पसंद आया है। रोजर मूर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा था कि वो एक इंडियन एक्टर को जानते हैं जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए चाहिए होता है। रोजर मूर ने कहा था कि भारत आकर उन्होंने एक फिल्म देखी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने कमाल का काम किया है। वास्तव में रोजर मूर किसी और फिल्म की नहीं बल्कि सुरक्षा की बात कर रहे थे। मिथुन दा से जुड़ी 7वीं कहानी है उनके और एक जापानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पैनासोनिक की। 80 के दशक के पूर्वार्ध में भारत और उसके पड़ोसी देशों में VCR पर फिल्में देखने का चलन खूब जोर पकड़ रहा था। मार्केट में अमेरिकी और जापानी कंपनियों के बीच यह साबित करने की होड़ मची हुई थी कि किसका VCR सबसे उम्दा किस्म का है। ऐसे में एक जापानी कंपनी थी पैनासोनिक, जो अपने देश में तो खूब लोकप्रिय थी, लेकिन भारत समेत सेंट्रल एशिया में उसे अब भी पकड़ बनानी बाकी थी। ऐसे में पैनासोनिक की मार्केटिंग टीम ने सोचा कि हमें अपनी कंपनी का प्रचार किसी ऐसे व्यक्ति से करवाना होगा जो भारत के साथ साथ संपूर्ण एशिया में भी लोकप्रिय हो। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पैनासोनिक की मार्केटिंग टीम ने मिथुन दा से संपर्क किया और उन्हें अपने कंपनी के प्रचार का चेहरा बनाने की पेशकश की। याद रहे कि अब तक किसी भी भारतीय सेलिब्रिटी को इस तरह के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का चेहरा नहीं बनाया गया था। मिथुन ने उचित मेहनत आने के बदले यह एड करना स्वीकार कर लिया, जिसके बाद एक दिन जापानी शूटिंग टेक्नीशियंस का जत्था भारत आ गया। उनके पास बेहद एडवांस किस्म के कैमरे थे जिसके रॉ स्टॉक्स वो अपने साथ ही लेकर आए थे। उस दिन मिथुन चक्रवर्ती का मेकअप उनके फेवरेट और रेगुलर स्टाइलिस्ट किशोर बजाज ने किया था। तकरीबन 3 घंटे तक मड आइलैंड में एड की शूटिंग चलती रही, जिसके बाद जापानी टीम वापस लौट गई। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत समेत एशिया के हर प्रतिष्ठित अखबार और मैगजीन्स में पैनासोनिक ने अपना एड छपवाया, जिसकी शोभा मिथुन चक्रवर्ती बढ़ा रहे थे। 8वीं कहानी के रूप में पेश है मिथुन दा की सोवियत यूनियन में बेशुमार लोकप्रियता। वास्तव में मिथुन दा की लोकप्रियता का अंदाज
अंदाजा इस एक घटना से भी मिल जाता है कि एक बार जब वो रूस गए तो वहाँ एयरपोर्ट पर उनसे मिलने इतने लोग आ पहुँचे कि उस दिन वहाँ पर तय एक राजनीतिक रैली को भी टालना पड़ गया था, क्योंकि उस रैली में शामिल होने के लिए लोग ही नहीं बचे थे। ऐसी ही एक दिलचस्प घटना तब हुई जब रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत की यात्रा पर आए। उनकी मुलाकात जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुई तो उन्होंने भारतीय फिल्मों पर चर्चा करनी शुरू कर दी। इस चर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए राजीव गांधी ने मिखाइल को बताया कि भारत के सबसे बड़े फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन उनके बचपन के मित्र हैं और उन्हीं के पार्टी से सांसद भी हैं। इस पर मिखाइल ने कहा कि मेरी बेटी तो बता रही थी कि भारत के सबसे बड़े स्टार मिथुन चक्रवर्ती हैं और वो उनसे मिलना भी चाहती हैं। 9वीं कहानी के रूप में पेश है मिथुन दा की एक साल में रिलीज हुई फिल्मों का अनब्रेकेबल रिकॉर्ड। दरअसल साल 1989 मिथुन दा के कैरियर का वो समय रहा जहां उन्होंने न केवल अपने कैरियर में सबसे अधिक फिल्में दी बल्कि एक साल में सर्वाधिक फिल्में देने का एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना डाला। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर मिथुन दा ने इस साल कितनी फिल्मों में काम किया था और वो फिल्में कौन सी हैं। वास्तव में इस साल उनकी कुल 18 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनके नाम हैं मेरी जबान, 20 साल बाद, मिल गया मंजिल मुझे, गुरु, गलियों का बादशाह, आखिरी बदला, हम इंतजार करेंगे, प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका, दोस्त, गरीबों का दाता, दाता, मुजरिम, आखिरी गुलाम, हिसाब खून का, दाना पानी, लड़ाई और भ्रष्टाचार। इनमें से फिल्म आखिरी बदला और मुजरिम को बांग्ला भाषा में भी डब करके रिलीज किया गया था, जहां आखिरी बदला के नाम को बदलकर स्वर्ण तृष्णा कर दिया गया था, वहीं मुजरिम का नाम ज्यों का त्यों रखा गया था। इस तरह से अगर इन दोनों बांग्ला डब फिल्मों को भी जोड़ दिया जाए तो साल 1989 में मिथुन की कुल 20 फिल्में रिलीज हुई थी। मिथुन दा से जुड़ी 10वीं कहानी बताती है उनके एक महान एक्टर से महान व्यक्ति के सफर को। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के एक प्रतिष्ठित अखबार में पढ़ा कि किसी कूड़े के ढेर के पास एक नवजात बच्ची को कोई छोड़ गया है। यह पढ़कर मिथुन दा का दिल भर आया। उन्होंने पता किया तो पाया कि उस बच्ची को पास ही कोई ले गया है जिसे वो अनाथालय को सौंपने वाला है। मिथुन दा ने कलकत्ता में अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके उस बच्ची को गोद लेने की इच्छा जाहिर की। भला इस बात से किसी को आपत्ति भी क्या हो सकती थी। इस तरह से मिथुन दा ने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करके उस बच्ची को ऊटी ले आए और उसका नाम दिशानी चक्रवर्ती रखा। मिथुन दा की पत्नी योगिता जी और उनके तीनों बेटे दिशानी को अपने परिवार में पाकर निहाल हो गए। समय के साथ साथ दिशानी ज्यों-ज्यों बड़ी होती चली गयी, वो अपने परिवार की और ज्यादा लाडली होने लगी। आज वो अपने भाइयों के लिए किसी राजकुमारी से कम नहीं है। दिशानी अब बड़ी हो चुकी हैं और अपने पिता के तर्ज पर उन्होंने भी अभिनय को ही अपना कैरियर चुना है। तो ये थी मिथुन दा और उनसे जुड़ी 10 बेहद ही रोचक कहानियाँ। वैसे इस सीरीज में अगली वीडियो किस एक्टर या एक्ट्रेस पर बनाया जाए हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य 400 वीडियोस का आनंद उठाते रहें। धन्यवाद।